यूक्रेन के HIMARS यूनिट का हमला, रूस की सैन्य कमांड पोस्ट पर स्ट्राइक और रूस की राइफल ब्रिगेड की कमांड पोस्ट पर यह हमला हुआ है। HIMARS मिसाइल को रोक नहीं पाया डिफेंस सिस्टम, राइफल ब्रिगेड की कमांड पोस्ट पर गतिविधियां रोकी गई। तस्वीरें आप देखिए, राइफल ब्रिगेड की कमांड सेंटर पर यह अटैक किया गया है। डिफेंस सिस्टम मौजूद तो था लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया। HIMARS के द्वारा यह हमला किया गया है और यूक्रेन ने इसको टारगेट किया है। और डोनेस्क फ्रंट पर यूक्रेन को झटका, 2 गांवों पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया। सामरिक तौर पर अहम गांवों पर यह कब्जा बताया जा रहा है। रूस की फौज का सैन्य अभियान आगे बढ़ाने का रूट मिल गया है। इस कब्जे के बाद से यह दावा किया जा रहा है। तो दावा यही है कि 2 अहम गांव हैं जिन पर यह हमला किया गया और उसके बाद इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया गया। सामरिक तौर पर ये दोनों गांव बेहद अहम है। रूस ने कब्जा किया है इन 2 गांवों पर और सैन्य अभियान आगे बढ़ाने में इस रास्ते से मदद मिलेगी। इधर रूस के कब्जे वाले मेलिटोपोल में तबाही हुई है। मेलिटोपोल सब स्टेशन पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद सब स्टेशन से लपटे उठते नजर आई। मेलिटोपोल इलाके में बिजली सप्लाई ठप है। ज़ैपोरिज़िया प्रांत में है मेलिटोपोल। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन की HIMARS यूनिट ने हमला किया है और रूस में सैन्य कमांड पोस्ट को तबाह किया है। 2 ऐसे गांव यूक्रेन के जो सामरिक तौर पर अहम थे, उन पर रूस ने कब्जा किया है। वहीं ज़ैपोरिज़िया के इलाके में मेलिटोपोल में यूक्रेन ने अटैक किया है। अब वो खबर जिसकी चर्चा हर तरफ है। यूनाइटेड रशिया समिट में पुतिन का बयान, रूस मजबूत होगा या फिर रहेगा ही नहीं। पुतिन ने कहा हर चुनौती का सामना करेगा रूस। तो पुतिन का यह अहम बयान रूस को लेकर, रूस के भविष्य को लेकर, रूस के अस्तित्व को लेकर, और कहा है पुतिन ने कि हर चुनौती का सामना करेगा रूस। या तो रूस आगे बढ़ेगा या इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। देखिए, यूनाइटेड रशिया समिट में व्लादिमीर पुतिन अपना संबोधन कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने रूस को लेकर, रूस के भविष्य को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। वहीं यूनाइटेड रशिया में पुतिन का बड़ा कबूलनामा, इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है रूस, ये पुतिन ने माना। हम अपने लोगों की बदौलत मजबूती से खड़े हैं, पुतिन का बयान। और समिट में पुतिन ने यूरोप पर लगाया गंभीर आरोप, कहा रूस को अस्थिर करना चाहता है पश्चिम। पुतिन ने कहा हमें रणनीतिक रूप से हराना चाहता है पश्चिम। पुतिन का एक और बयान। तो देखिए, पुतिन ने जो बातें कही हैं उसके कई मायने हैं, बड़े अर्थ हैं। एक बार तो पहली बार अगर देखा जाए, एक बयान के स्वीकार किया है कि इस वक्त मुश्किल दौर में रूस, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। रूस मजबूत होगा या फिर नहीं होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और साथ ही कहा है कि रूस के लोगों की बदौलत हम खड़े हैं। यूरोप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं पुतिन के द्वारा। तो सवाल तो यही है इस बयान के बाद कि क्या 35 साल बाद फिर बढ़ जाएगा रूस? खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। यूनाइटेड रशिया समिट को पुतिन संबोधित कर रहे थे। पुतिन ने कहा पश्चिम देश रूस को अस्थिर करना चाह रहे हैं। रूस के भीतर अशांति फैलाने की कोशिश पश्चिम कर रहा है। पश्चिम युद्ध के मैदान में हराने में हमें असफल रहा है। अब आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश हो रही है। पुतिन ने कहा पश्चिम लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा और अब ड्रोन हमले सहित कई खेल खेला जा रहा है पश्चिम के द्वारा।
एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए। पिछले 7 दिन में यूक्रेन के हमले में 41 लोगों की मौत भी हुई है, ये पुतिन ने कहा है और एक आशंका जताई है कि किस तरीके से पश्चिम एक बड़े प्लानिंग, बड़ी योजना पर काम कर रहा है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर इतने लंबे युद्ध के बाद पुतिन ये बात क्यों कह रहे हैं? क्या स्थितियां बदली हैं इस बीच में? और क्या 35 साल बाद फिर बंद जाएगा, बट जाएगा रूस? सवाल तो यही है, क्या रूस का उसी तरीके से विभाजन हो जाएगा जैसे सोवियत संघ के दौर में हुआ था? 5 बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। 35 साल बाद क्या रूस फिर टूटने की कगार पर है? क्या पश्चिम दोबारा रूस को भीतर से कमजोर कर रहा है? क्या पुतिन को सोवियत संघ जैसे विघटन का डर सता रहा है? क्या रूस युद्ध की स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? और क्या बढ़ता पश्चिम दबाव राजनीतिक अस्थिरता ला सकता है? ये सारे सवाल तो यहां पर हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इतने लंबे समय के बाद अब ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पुतिन ये बातें कहने पर मजबूर हुए हैं, वो भी इतने बड़े संबोधन के दौरान पूरे देश के सामने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। कुलकर्णी सर, पहला सवाल तो यही कि 4 साल, ये 5वां साल है युद्ध का, अब क्या बदला है कि पुतिन ने इतनी बड़ी बात कह दी है? मतलब रूस के टूटने की बात कह दी है। 35 साल बाद वो सोवियत संघ के टूटने की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिम इस काम में लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 साल हो गए हैं पुतिन को रूस की कमांड संभाले हुए, और जब बोरिस येल्सिन ने पुतिन को कमांड संभाली तब पुतिन का जो देश उनको मिला वो बहुत बिखरा हुआ। जिस प्रकार से 1990 में अमेरिका ने यकीनन रशिया के ऊपर इतना, सोवियत यूनियन के ऊपर इतना दबाव डाला स्टार वॉर्स में कि रूस को उस वक़्त अपने तकरीबन 35% जीडीपी का खर्च करना पड़ा, और नतीजा सोवियत यूनियन टूट गया, इतने बिखर गया। विश्व का सबसे बड़ा राज्य बिखरा, लेकिन आज भी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन इन 25 सालों में क्या हुआ? 25 साल पहले जब पुतिन ने कमांड संभाली, पर कैपिटा जीडीपी रूस के अंदर था सिर्फ $200। आज की तारीख है $15,000। पुतिन ने अपने ही देश को उस मकाम पर जा पहुंचाया जहां पे बोरिस येल्सिन चाहते थे वह खुद ना कर सके। ऐसी हालात में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन को तोड़ने की कोशिश की, और ब्रिटेन के रूप में अमेरिका ने तोड़ने की कोशिश की, और आज भी 35 देश मिल करके रूस को हराने की कोशिश कर रहे हैं। पर रूस जो टिका हुआ है, लेकिन आज की तारीख में भी जिस प्रकार से सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर, 15% जीडीपी का रूस का जा रहा है लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ज़ेलेंस्की जो है 700 किलोमीटर अंदर, 300 किलोमीटर अंदर ऑयल रिफाइनरीज को जिस प्रकार से रूस पे हमला हो रहा है, अब लगने लगा है पुतिन को। ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 5वां साल लड़ाई का हुआ है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया, खार्किव, खेरसोन, सूमी, ये सारे इलाके जो चाहता है रूस नहीं पा पाया है, और सिवाय लुहांस्क के जिसमें 97% एरिया लिया है, बाकी सब इलाकों में सिर्फ 65 से 75% ही इलाका कब्जा कर सके हैं। ज़ेलेंस्की को कहाँ से जोर मिला है? ज़ेलेंस्की को पूरा जोर जो है नाटो और का सारा अमेरिका संभाल करके दे रहा है। आज भी बीबीसी की जब रिपोर्ट आती है, कहते हैं कि यूक्रेन ने सिर्फ 55,000 सैनिक मारे गए, और रूस के 1,55,000 सैनिक मारे गए। फ्रंट के ऊपर हमेशा वो दिखाते हैं कि रूस हर साल 1 पलटन, 2 पलटन, 4 पलटनों के बराबर उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के नहीं मारे जा रहे। ये जो नैरेटिव है, इससे अब कहीं ना कहीं रूस के अंदर इस बात का एहसास होने लगा है कि जरूर अब पुतिन जो है प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि अगर 700 किलोमीटर अंदर अगर ज़ेलेंस्की के ड्रोन, उनके ऑयल रिफाइनरीज, उनके जो लॉजिस्टिक सेंटर्स को बर्बाद करने में। सर, असली बात तो यही है जो आपने कही कि क्या पुतिन के ऊपर अब दबाव दिखने लगा है। भारद्वाज सर, सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुतिन ये बात कह रहे हैं, ये दबाव या डर की वजह से कह रहे हैं, या किसी बड़े युद्ध की वो व्यू रचना कर रहे हैं?
वो आने वाले समय में यूरोप या नाटो के खिलाफ खड़े होने के लिए देश को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से कहना कि भाई रूस टूट सकता है, रूस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, एक नेशनलिज्म के इमोशन को राइज करके किसी बड़े जंग की तैयारी तो नहीं है। देखिए रवि, जो आपने शुरुआत की कि आज से 35 साल पहले जिस तरीके से वहाँ पे जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का लेके आए, जो लिबरल और कैपिटलिस्ट पाथ पे रशिया को लेके गए, ये बात मान के चलिए कि पूरा जो कोल्ड वार पॉलिटिक्स था उसमें रशिया का पूरा फोकस मिलिट्री बिल्टअप पे था, मिलिट्रीली पावरफुल था और एक तरीके से दुनिया को बाइपोलर वर्ल्ड बना रखा था। अभी भी यही हालत है कि अब पूरा जो स्थिति है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगा रखा है, जिस तरीके से पूरा यूरोप लामबंद है और पूरा जो एनर्जी सप्लाई यूरोप में होता था वो पूरा बंद हुआ है, और बाकी कंट्रीज जो इंपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी, चाहे वो इंडिया कर रहा है या चाइना कर रहा है, उस पर भी सैंक्शंस लगाना और टैरिफ हाइक करना, एक तरीके से जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड रशिया के खिलाफ किया है, ये रशिया को इकोनॉमिकली वीक करने का एक प्लान, एक स्ट्रेटजी है वेस्ट की। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर रशिया इकोनॉमिकली वीक होता है तो रशिया के लिए ये युद्ध बहुत भारी पड़ने वाला, पहली बात। दूसरी बात कि पूरा यूरोप जो सबसे प्राइम फैक्टर है कि वो चाहते हैं कि जो खतरा है वो खतरे को जब यूक्रेन के बॉर्डर के बियॉन्ड ही रख दो, यानी कि यूक्रेन को एक तरीके से बफर जोन के रूप में आप क्रिएट कर दो, ताकि जो रशिया है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाए यूक्रेन में, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, पोलैंड है, फिनलैंड है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ तक रशिया की अपनी जो स्लोविक रीजन पे जो एक डोमिनेंस हुआ करता था उसको दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाए। और ये इस डिटर्मिनेशन के साथ नाटो भी काम कर रहा है और इसी डिटर्मिनेशन के साथ पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी काम कर रहा है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है, देखिए रवि, कि जेलेंस्की यूक्रेन जिसके पास अपना बहुत कुछ हद तक आर्म्स और मिलिट्री बिल्डअप नहीं था, न्यूक्लियर कैपेसिटी नहीं है, फिर भी रशिया के सामने एक सस्टेन कर चुका है। और अब यहाँ ये हालात हो गया कि देखिए, मुझे जो पूरा अंदेशा पहले दिन से था कि रशिया पूरी तरीके से फतह यूक्रेन पर नहीं हासिल करेगा, और इसमें क्या कन्वर्ट होगा कि रशिया के खिलाफ एक तरीके नहीं, ठीक है, लेकिन सर जो बातें आपने कही उसमें नई बात क्या है? ये बात पुतिन शुरू से कह रहे हैं, ये बात सबको पता है कि यूरोप की फंडिंग से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये बात सबको पता है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट रहेगा। जो नई बात पुतिन कह रहे हैं वो ये कि रूस को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये पहली बार वो उन्होंने कहा है कि रूस अंदर से टूट सकता है, ये प्लानिंग हो रही है, और ये जो एलीट क्लास है उसका भी उन्होंने रेफरेंस लिया, वो स्पीच भी हमने आपको सुनाई। लौटेंगे आपके पास सर। और देखिए, क्रास्नोदार रिफाइनरी की आग और भड़की है, और बताया जा रहा है कि क्रास्नोदार के गवर्नर विनियामीन ने इसकी पुष्टि की है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में आग लगी है। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्रास्नोदार के गवर्नर ने पुष्टि की है इसकी, और बताया कि ड्रोन अटैक से रिफाइनरी में भयानक आग लगी है। रिफाइनरी की ये तस्वीरें आप देखिए, वास्तव में ये तस्वीरें बता रही कि आग कितनी भयानक है। आप देखिए आग की लपटें, धुएं का गुबार, ऐसा लग रहा है कई 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है और बहुत दूर से ये दिखाई दे रहा है। और क्रास्नोदार रिफाइनरी में आसमान तक उठी लहरें, और 24 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। अब तक आग पर काबू पाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है, जिस तरह से ये आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि आसमान में काले बादल छा गए हैं इस आग की वजह से। लगातार 24 घंटे से आग को बुझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। और रिफाइनरी पर हमले के बाद जेलेंस्की का बयान आया है। क्या कहा जेलेंस्की ने? हमने 2 रिफाइनरीज को टारगेट किया है। कहा फ्रंट लाइन से 700 किलोमीटर दूर हमने ये हमला किया है। तो जेलेंस्की ने भी इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि 700 किलोमीटर अंदर हमने, सीमा के अंदर रूस में यह अटैक किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रिफाइनरी धू-धू करके जल रहा है। 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक आग नहीं बुझाई जा सकी है। आग की लपटें अभी भी इस रिफाइनरी से उठती नजर आ रही है।
और देखिए पुतिन को फिर लगा है झटका, 2 रिफाइनरीज बंद हो गई हैं। ज़ेलेंस्की ने इस पर क्या कहा है जल्दी से आपको बताते हैं। रूस की 2 तेल रिफाइनरीज पर लंबी दूरी से हमला किया और स्लावियानस्क तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक हुआ है। हमने फ्रंट लाइन से 300 किलोमीटर दूर टारगेट किया और यारोस्लाव ओब्लास्ट में भी रिफाइनरी पर अटैक किया। सीमा से 700 किलोमीटर दूर हमला किया गया है। हमने युद्ध क्षमता और संसाधनों को कमजोर किया है। हम आगे भी रूसी हमलों का जवाब देते रहेंगे, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन के हमलों से रूस को लगा है बड़ा झटका। रूस से पेट्रोल और केरोसिन के निर्यात पर रोक लगी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। पुतिन ने खुद निर्यात पर रोक का ऐलान किया है। तिवारी सर, स्थितियां आप देख ही रहे हैं और जिन बातों का जिक्र हो रहा है, साफ तौर पे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, आगे भी हम ये हमले करेंगे। एविडेंट है, ये प्रूवन है कि अब यूक्रेन डीप अटैक कर सकता है, सक्सेसफुल कर सकता है, इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। क्या मान लिया जाए कि रूस इसको रोकने में अब सक्षम नहीं रहा है? क्योंकि खुल्लम खुल्ला ऐलान करके ये हमले हो रहे हैं, नई बात नहीं है, हर रोज हमले हो रहे हैं और फिर भी डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि कहीं भी रेत में या समंदर में ड्रोन गिर रहे हैं। टारगेटेड अटैक हो रहा है और बहुत ही निश्चित टारगेट को हमला करके रूस को आर्थिक तौर पर तोड़ा जा रहा है। रवि, देखिए जिस तरीके से रशिया की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इतने डीप एरिया में जहाँ पर इसके ड्रोन पहुँच रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक बार खूब सारे बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय किए थे, तो इसमें इंटरनल लोगों का इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से है। अदरवाइज यूक्रेन की ड्रोन यहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। देखिए, कोई एक एयर डिफेंस होता है जो कवर करता है। अब जो ड्रोन इतने 4 मिनट में डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो कई मिनट आधे घंटे फ्लाइंग करते हैं और स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी पुतिन को ये लग गया है कि हमारे इंटरनल लोगों की मदद हो रही है, मदद कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन इस तरीके से सफल हो पा रहा है। अदरवाइज यूक्रेन की तो कमर तोड़ी जा चुकी है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, देखिए ईरान और अमेरिका की वॉर, अमेरिका की जनता ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई, परेशानियां हुई और ये एक निष्कर्ष तो नहीं बट एक झुकाव एक तरफ बढ़ रहा डायरेक्शन की तरफ कि जहां वॉर रुक सके। यहाँ 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। रशिया की पॉपुलेशन भी परेशान हो गई है और जो पुतिन के प्रति जो उनका लगाव था, जो पक्ष था, वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है जब आदमी को, जब जनता को अपने। सर, लेकिन रूस में कोई प्रोटेस्ट या विरोध तो नहीं दिख रहा हमें उस तरीके से। तो ये झेलना पड़ता है, विरोध नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनल अंतर रूप से विरोध होगा और उनकी जो राष्ट्र की भावना जो है उनको जगाना है। और पुतिन इसलिए ये सही बात भले ही ना हो, लेकिन इस तरीके स्टेटमेंट देना अत्यंत आवश्यक है ताकि पूरे रशियन को एक साथ रहा जा सके और इकट्ठे रूप से लड़ सके। और इंटरनल लोग हैं जो यूक्रेन या नाटो फोर्सेज की मदद कर रहे हैं, उनको लिबरेट, उनको हटाया जा सके। ये एक स्टेटमेंट, एक चाल इनकी तरफ से होगी। लेकिन जहाँ तक देखिए, रशिया जो था, रशिया के पास जो रशिया का जो ब्रेकअप हुआ था उसकी लायबिलिटी गई थी। रिसोर्सेज तो अभी भी 90% रिसोर्सेज इनके पास थे। अभी कुलकर्णी साहब बता रहे थे कि जिस तरीके से जीडीपी पुतिन आने के बाद से वो आगे बढ़ाया, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। ब्रेकअप के पहले रशिया नंबर 1 मिलिट्री पावर था, आर्थिक स्थिति नहीं बट मिलिट्री पावर था। ये उनके ध्यान में, लोगों में बैठा हुआ था कि हमें तो भाई अगर नंबर 1 रहना ही है, लेकिन इकोनॉमिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें विश्व में व्यापार करना पड़ता है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। यूक्रेन के वॉर के बाद भी रशिया थोड़ा सा उसकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरी है, बहुत खराब नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रिफाइनरी तोड़ने में यूक्रेन सक्षम हो रहा है, ये रशिया की भी कमर तोड़ रही है। पुतिन इतने बारों से जब उनको टारगेटेड करके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इतने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, एंटी ड्रोन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिनको डायरेक्ट करके हटाया जा सके। इसका मतलब यह है कि यहाँ के अंतर लोगों का फुल सपोर्ट पुतिन को नहीं है। बिल्कुल सर, इसीलिए मेरा यह सवाल था कि चलिए 1-2 बार तो सफलता मिल सकती है, लेकिन लगातार कहकर टारगेट निश्चित करके ये हमले करना और उसमें सफल होना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। कुलकर्णी सर, अब मेरा थोड़ा एक भविष्य को लेकर आपसे सवाल है कि फर्ज कीजिए ये जंग 1-2 साल और चल जाए, जैसा कि अभी दिख भी रहा है कि हालात तो बदले नहीं हैं, और इस जंग का दायरा यूरोप तक पहुंच जाए। अभी की स्थिति में अगर पुतिन ये कह रहे हैं, इतने मतलब कह सकते हैं कि डेस्परेट बयान दे रहे हैं वो कि रूस को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो क्या स्थिति बन सकती है? कल तक जो कहा जा रहा था कि पूरा यूरोप भी मिलकर रूस से नहीं लड़ सकता, क्या आज स्थितियों को अलग तरीके से देखने की जरूरत है? बिल्कुल रवि, बहुत ज़बरदस्त और मैं कहूँगा कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पे आज की तारीख में रूस पहुँचा है।
अगर आप देखें वापस जाए 1990 में स्टार वॉर्स के कारण सोवियत यूनियन टूटा, क्योंकि फिर उस वक्त सोवियत यूनियन को लगा कि अगर वो 15% जीडीपी का खर्च करेंगे तो धीरे धीरे करके सोवियत यूनियन टूटेगा, और टूट गया, गॉर्बेचोव से नहीं संभला। अब स्टार वॉर्स नहीं, स्टार लिंक, ये इतना एक्यूरेट जो हो रहा है पूरा का पूरा रूस के अंदर, ये स्टार लिंक किसका है आप जानते हैं, किस प्रकार से अमेरिका नहीं सर, ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि रूस को ये दिख तो रहा है कि यूरोप के सारे देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, वो खर्च बढ़ा रहे हैं, और उसकी तुलना में रूस को भी ये काम करना पड़ेगा। वो युद्ध में भी है और भविष्य की जंग की तैयारियां भी करनी है। ये क्या बड़े आर्थिक बोझ नहीं बन जाएगा? बिल्कुल, देखिएगा रिसोर्सेज जरूर हैं, रूस के पास रिसोर्सेज जरूर हैं। रूस ने यूक्रेन का 20% एरिया पकड़ के रखा है, वो एरिया जो कि बहुत रिच है एग्रीकल्चरली, मिनरली और यूरेनियम के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर एक चीज की क्षमता होती है। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूनिपोलर हुआ, अब रूस का इन्फ्लुएंस देखो धीरे धीरे कम हो रहा है और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यानी कि यूनिपोलर से अगर बाइपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड भी बनता है तो चीन का प्रभाव रूस को भी पसंद नहीं है, और ये जो प्रभाव है ये वेस्ट को भी पसंद नहीं है। तो वेस्ट भी कैच 22 सिचुएशन में है कि क्या चीन को उभरने दे या सोवियत रूस को उतना ही रखे जिससे कि चीन भी अपनी जगह बैठा रहे और रूस भी अपनी जगह, और वेस्ट का जो दबदबा है वो कम ना हो। ठीक है, अमेरिका जिसके द्वारा वेस्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, वेस्ट को तो 2 रियलिटी चेक मिल गई है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको खुद ही लेनी होगी, ट्रंप ने यह भी कहा है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी रिसोर्सफुल एरिया का एक्सप्लॉयटेशन तो तभी हो सकता है जब शांति काल हो। युद्ध के काल में उसको एक्सप्लॉइट करना भी एक चैलेंजिंग काम है, खर्चीला काम है। रूस के सामने ये बड़ी चुनौती है। और देखिए, रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में कई धमाके हुए हैं और यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से इलाके को दहलाया। सेवास्तोपोल, कर्च के साथ लोहांस्क में ब्लास्ट हुआ है, धमाके हुए। और क्रीमिया में नेक्रासोव्का के पास भी एक ब्लास्ट हुआ है और नेक्रासोव्का इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर यह ड्रोन गिरा। हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। तो आप देखिए, क्रीमिया में लगातार टारगेट किया जा रहा है। और क्रीमिया की अगर जब भी बात होती है तो पुतिन के लिए व्यक्तिगत तौर पे ये अपने आप में प्रतिष्ठा का बड़ा प्रश्न है। और यहां पर ऐसे अगर हमले यूक्रेन कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर भी पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती या बड़े झटके की तरह यह देखा जा सकता है। और देखिए, क्रीमिया में आसमान से बारूद बरस रहा है। एक एक करके कर्च की सुरक्षा लेयर में सेंध लगाई जा रही है। और फियोदोसिया में रूसी डिफेंस को नुकसान पहुंचा। कर्च के करीब पंशी 2 पर हमला किया गया। पंशी 2 कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जलकर नष्ट हुआ और यूक्रेन ने एक फेरी सर्विस को निशाना बनाया। 20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 5 फेरी सर्विस बंद हो गई है और यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से क्रीमिया का संपर्क काटा जा रहा है। रेल सेवा, फेरी सेवा बंद करने के बाद कर्च ब्रिज को बंद करने का मिशन चलाया जाएगा। ये फाइनल हमला होगा। इस वक्त शुरुआती दौर में क्रीमिया में बंदरगाह तबाह हो रहे। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया की सप्लाई लाइन ठप करने के बाद यूक्रेन ओडिशा से क्रीमिया पर हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का पूरा प्लान है ताकि रूस के साथ समझौता करना आसान हो सके। तो संजय भारद्वाज सर, क्रीमिया की जब भी बात आती थी पुतिन बड़े ही भावुक, आक्रामक हो जाते थे। पिछली बार भी कर्च ब्रिज पर जब हमला हुआ उसका रिटेलिएशन देखा, लेकिन अब तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की जो योजना थी, कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि यूक्रेन उसमें सफल हो रहा है। देखिए, ये बात रवि साफ है कि क्रीमिया जो है वो रशिया को ब्लैक सी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है और वहीं से क्रीमिया, क्योंकि 2014 से आप देखिए कि पूरा का पूरा यूक्रेन वहीं से एक तरीके से अनकंफर्टेबल हो गया था जब क्रीमिया रशिया के पास आ गया और रशिया अब उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा था, जो कि उड़ीसा से
ओडिशा से क्रीमिया को यूक्रेन कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन दो बातें इंपॉर्टेंट है जो रवि, एक तो पहली बात की जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले अगर पॉपुलर हुई और इसको इस्तेमाल किया गया तो वो चेचन्या और क्रीमिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें इसको रशिया ने और पॉपुलराइज किया था। अभी जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है कि देखिए यूक्रेन को आप फतेह नहीं कर पाए, लेकिन दो चीज़ें जो और कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है, आज ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, अफगानिस्तान में, कि इससे दो चीज़ें बढ़ती है, एक इंसर्जेंसी बढ़ती है, एक टेररिज्म बढ़ता है, और दोनों ही इस पूरे क्षेत्र के लिए घातक है। अगर यूक्रेन रशिया में जिस तरीके का इंसर्जेंसी, क्रीमिया में, चेचन्या में, इनमें इंसर्जेंसी और टेररिज्म को अगर बढ़ाता है तो रशिया पिछड़ता हुआ चला जाएगा। रशिया अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से वो इमर्ज करने का कोशिश कर रहा था कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो या बाइपोलर हो, मिलिट्रीली बाइपोलर रहे, लेकिन वो उस सर मैं तो सर कई बार सोचता हूं कि अगर इस तरह की लेगेसी छोड़कर पुतिन चले भी गए तो ये तो और खतरनाक है रूस के लिए। आप जिस की बात कर रहे हैं, हर तरफ इंसर्जेंसी, टेररिज्म का राइज हो जाएगा। कौन आएगा पुतिन जैसा दोबारा जो इतना सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सके रूस को? देखिए, निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि पुतिन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रशिया को दोबारा से अपनी एक एमिनेंस प्रोवाइड कराना, रशिया को दुनिया के पटल पे दोबारा लेके आना, और इसीलिए और पुतिन की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी रशिया में बहुत है, और साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है, चाहे चीन है या जितने भी रॉक स्टेट्स हैं, वो पुतिन से जुड़े हुए हैं। भारत भी पुतिन के प्रति एक तरीके सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो भी क्राइसिस के टाइम में भारत के साथ रहते हैं, और जिस तरीके से ऑयल सप्लाई हुआ, तो मान के चलिए कि पुतिन रशिया की एक बहुत बड़ी हॉप है। अगर वो इस स्थिति में छोड़ गए और ये कॉन्फ्लिक्ट रहा रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जिस तरीके से क्रीमिया और जो पूरा क्षेत्र जो ईस्टर्न यूरोप है, ये मुझे लगता है पूरे ईस्टर्न यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना रहेगा, बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि कॉन्फ्लिक्ट जोन की तरह बना रहेगा। ये बात तो बिल्कुल सही, और शायद पुतिन इस बात को समझते हैं, इसीलिए ये वो बातें कह रहे थे कि रूस को एकजुट रखने के लिए हमें अब आगे बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और देखिए, वोल्गोग्राद में रूस रक्षा प्लांट पर प्रहार हुआ है, इसकंदर और यार्स मिसाइल निर्माण यूनिट तबाह हुआ है, टोपोल एम के लॉन्चर बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हुई है। और देखिए, रूस के मिसाइल हब पर अग्नि वर्षा, वोल्गोग्राद में टाइटन बैरिकाडी सैन्य फैक्ट्री पर हमला, इसकंदर यार्स टोपोल एम के लॉन्चर बनाने वाली यूनिट तबाह हुई है। यूक्रेनी सीमा से 550 किलोमीटर दूर घुसकर दागी मिसाइलें, स्कूल बस के आकार की विशालकाय फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें दागी गई। 5 हैवीवेट मिसाइलों में से 3 सीधे टारगेट पर लगी। मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम बनाने वाले प्लांट में तबाही हुई है। तो आप देखिए कि कैसे एक एक करके ये हमले किए जा रहे हैं। तिवारी सर, अब रास्ता क्या है रूस के पास? मतलब पुतिन इस जंग को तुरंत खत्म कर सकते हैं क्या? यह भी कहना मुश्किल है। क्या पुतिन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? यह भी कहना मुश्किल है। जहां पर कब्जा किया है उस पर एक पीसफुल कंट्रोल रख सकते हैं क्या? यह भी कहना मुश्किल है। रास्ता बचा क्या है पुतिन के पास? देखिए, पुतिन का इनिशियल टारगेट था डोनबास, दैट इज डोनेस्क और लुहांस्क में कब्जा करना। लुहांस्क का 90% आ गया, लेकिन डोनेस्क का ये 75% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये फोर्टिफिकेशन बहुत मजबूत करेगी यूक्रेन ने, प्लस उनकी टेरिटरी है और गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करते हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो नाउ एक टैक्टिकल चेंज लाना पड़ेगा यूक्रेन के अपने पॉलिसी में, क्योंकि जो इलाका है उसी को सुदृढ़ करो। क्रीमिया लूज करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत ही घातक होगा। तो ये आगे बढ़ने की बजाय, जैसे बहुत जिस तरीके से ग्रोथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल में, ये 2 या 3 विलेज या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर मंथ के आगे से बढ़ पा रहे हैं, बहुत स्लो हो गया है। तो ये टैक्टिकल चेंज इनके कमांडर्स अवश्य बताएंगे, पुतिन लेके आएंगे, बिकॉज जो एरिया जीत चुके हैं उसको कब्जा करके रिटेन करना। सर, लेकिन ये पड़ोसी देश का मामला, सीमाएं लगती है। कल्चरली अगर देखा जाए तो उसमें भी एक सिमिलैरिटी है। ऐसे में बहुत लंबी लड़ाई और इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन वाले एरियाज को आप कितने लंबे तक पीसफुल रख सकते हैं? न जाने कितने ऐसे देश हैं पड़ोसियों से कॉन्फ्लिक्ट में 50 साल बीत गए। देखिए, उनका जो कल्चरल जो कॉमन था वो डोनबास एरिया का था।
वहाँ पर रशियन बेस्ड, रशियन लैंग्वेज स्पोकन है, उनका शोषण किया जाता था, तो ये उनका उद्देश्य था कब्जा करके रख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की और जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाया, देखिए एक चीज़ देखना चाहूँगा कि रशिया जो है सिविलियन टारगेट पर बहुत कम, एटलीस्ट उसमें एथिक्स और मॉरल वैल्यूज अमेरिका की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अगर ये टैक्टिक चेंज करके खाली कीव को अगर डिस्ट्रॉय कर दे तो यूक्रेन बैकफुट पर आ जाएगा। अब जहाँ तक ये ड्रोन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, ये कोई प्रोमिनेंट फैक्ट्रीज नहीं है, छोटी छोटी जगह बन रही है, तो ये रशिया को इन सबको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि रशिया को जो भी एंटी ड्रोन मैकेनिज्म ये डेवलप करना था, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एरिया है, उसमें उसको ह्यूमन इंट चाहिए, सारी इंट चाहिए ताकि कब्जा कर सके। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा ऑफ सिंदूर में, बिकॉज वो कम समय के लिए था, तो हमने जो स्नाइपर्स रख दिए थे, पुराने मिजाइल्स रख दिए थे, उनके हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन हमने पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिया और हमने अपने आप को बचाया जा सका। लेकिन इतना लंबा हो गया, 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल एंटी ड्रोन में इसको उम्मीद तैयारी तो थी, लेकिन ड्रोन का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है यूक्रेन को थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक छोटा सवाल फिर आगे बढ़ूंगा। इतना लंबा युद्ध करना, ये यूक्रेन की जीत है या हार है, रूस की जीत है या हार, इसे कैसे देखा जाए? इतना लंबा वॉर को स्ट्रेच करना और आज भी रूस को प्रभावित करना। देखिए, ये दोनों देशों की हार है, मानवता की हार है। इसमें खाली एक नाटो जो अमेरिका अपने आप को वापस ले चुका है, उन देशों की गलती है। ठीक है, और देखिए अगली खबर का रुख करेंगे। रूस ने यूक्रेनी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया है। गेरॉन ड्रोन से ट्रेनिंग कैंप पर हमला हुआ है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया, यूक्रेन का ट्रेनिंग कैंप। देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं। गेरॉन ड्रोन से इस ट्रेनिंग कैंप को टारगेट किया गया। तो किस तरीके से इस ट्रेनिंग कैंप को अटैक किया गया, ध्वस्त किया गया, ये देखिए। गेरॉन ड्रोन से निशाना बनाया गया इस ट्रेनिंग कैंप को, और इस हमले में ये ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया। और किनबर्न द्वीप के पास बहुत बड़ी हलचल। जी हां, यूक्रेनी स्पेशल फोर्स की गतिविधि बढ़ी है। यूक्रेन की सेना कर सकती है कार्रवाई। तो किनबर्न द्वीप के पास ये सारी एक्टिविटीज देखी गई हैं। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स यहां पर एक्टिव, यूक्रेन की सेना यहां कार्रवाई कर सकती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो रूस ने हमला किया और उसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। गेरॉन से ये अटैक किया गया है, ट्रेनिंग कैंप है ये यूक्रेनी सेना का। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी करती हुई दिखाई दी। और किनबर्न द्वीप के पास यूक्रेन बना रहा है चक्रव्यूह। क्या जानकारी, वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स ने किनबर्न के आसपास उनकी गतिविधि देखी गई है। बड़े अभियान की तैयारी कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। ड्रिल और स्मोक स्क्रीन अभ्यास जारी है। लक्ष्य है किनबर्न, स्पिट, पोक्रोवास्क, हिरोइस्के और स्कादोवास्क और जालिज्नी पोर्ट पर भी टारगेट किया जा सकता है। इसके मायने क्या हैं? काला सागर और निप्रो के मुहाने पर रूस को कई चुनौतियां, सप्लाई लाइन और तटीय तैनाती को उलझाने की ये रणनीति दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर यूक्रेन भी बड़ी तैयारी कर रहा है। कुलकर्णी सर, अब हमने रूस की बात की, रूस क्या कर सकता है, क्या विकल्प है उसके पास, यूक्रेन के पास क्या विकल्प है? जमीनें वो गवा ही रहा है, युद्ध उसके लिए भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरों की दया पर वो जंग लड़ रहा है। ज़ेलेंस्की कब तक है, कब तक नहीं, पता नहीं। दूसरा कोई आए तो रूस से क्या डील करे, इसका पता नहीं। और उनके अपने लोग तो प्रभावित हो ही रहे। यूक्रेन को क्या करना चाहिए ताकि इस युद्ध से वो निकले, क्योंकि उसके लिए प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। वो अपनी जमीनें गंवा के कोई कॉम्प्रोमाइज करे, ये भी एक बड़ी हार है। ज़ेलेंस्की को कम नहीं हाँकना चाहिए, किसी ने भी दुश्मन को कम नहीं हाँकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रूस ने शुरुआत में जो 20% इलाका लिया है, पिछले 5 साल में उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तीसरी बड़ी बात, जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की को लगातार हथियारों का सप्लाई नाटो के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, और जिस प्रकार से प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए मस्क का कंप्लीट सैटेलाइट का जो प्रोविजन दिया गया है, जिसके कारण जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं। शुरुआत के हमले में हमने देखा कि 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा के हम अमेरिका हथियार सप्लाई नहीं कर रहा था यूक्रेन को। अब यूक्रेन 700 किलोमीटर अंदर तक जाकर के हमला कर सकता है। ये जो डर अब रूस को बैठा है कि यूक्रेन को जिस प्रकार से, और यूक्रेन के भी साइंटिफिक कम्युनिटी को हमने कम नहीं हाँकना चाहिए। चाहे यूक्रेन को डिसार्म न्यूक्लियर किया होगा 30 साल पहले, लेकिन न्यूक्लियर नहीं है, इसलिए
इसलिए इतनी तक 5 साल लड़ाई चली है। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर होता तब स्थितियां बिल्कुल अलग होती, लेकिन बावजूद इसके ये लड़ाई लंबी चली है और इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, इस बीच खबर है कि ब्रिटिश नेवल फोर्स में बड़ा बदलाव हुआ है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी में मिलेंगे हाइब्रिड युद्धपोत। टाई 45 डिस्ट्रॉयर की जगह 6 हाइब्रिड युद्धपोत होंगे रॉयल नेवी में शामिल। तो देखिए, रॉयल नेवी की जंगी क्षमता बढ़ेगी जिस तरीके से ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 6 हाइब्रिड युद्धपोत रॉयल नेवी में शामिल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जंग अभी रुकती नहीं दिखाई दे रही है। पुतिन ने जो बयान दिया है, भविष्य में उसके क्या अर्थ निकलकर सामने आते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज किए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव का भी बयान दर्ज होगा। ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के बयान भी दर्ज कर सकती है पुलिस। करीब 140 लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अभिजीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है बयान दर्ज किए जाने को लेकर? देखिए, बड़ी जानकारी यही है कि चंपत राय का बयान दर्ज किया गया है और ट्रस्ट के बाकी जो वरिष्ठ सदस्य हैं जैसे कि अनिल मिश्रा और उसके अलावा गोपाल जी राव जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे क्योंकि ये लोग वरिष्ठतम पद पर हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 140 लोगों की पूरी लिस्ट है पुलिस के पास जिनके एक एक करके बयान दर्ज किए जाएंगे। उस पूरे ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है और रूटीन प्रक्रिया के तहत जो है बयान दर्ज किए जाते हैं। इस तरह की जानकारी हमें पुलिस सूत्रों से मिल रही है। तो चूंकि चंपत राय महासचिव ट्रस्ट के रहे तो इसलिए उनका बयान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें और जानकारी सामने आनी बाकी है कि क्या बयान दर्ज किए गया और किस तरह की पूछताछ जो है उनसे हुई है और क्या जानकारी हासिल हुई है। आज ही गोपाल जी राव और अनिल मिश्रा के भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, और इसके पहले भी चंपत राय ने जब एसआईटी की पूछताछ चल रही तो उस समय भी बयान दिए हैं और इस बार फिर से बयान दर्ज कराया उन्होंने। जी, निश्चित तौर पर जब एसआईटी पहुंची थी और अपनी छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी, तो उस समय भी इनके बयान दर्ज किए गए थे। घंटों की पूछताछ हुई थी। गोपाल जी राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय सबसे पूछताछ की गई थी। और अब चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू हुई है तो पुलिस अपनी तरफ से भी बयान दर्ज करेगी, अपनी तरफ से भी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें और पूछताछ करेंगे क्योंकि जो भी 8 आरोपी पकड़े गए हैं वो ट्रस्ट के ही पदाधिकारियों के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रस्ट के उन सदस्यों से भी बयान दर्ज किए जाएं। और चूंकि ये मामला 5 जून से शुरू हो गया था जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, तो ऐसे में इनके बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार एक्शन में इतनी डिले की हुई तो इस तरह की पूछताछ भी पुलिस इनसे कर सकती है। शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए।